थोड़ा फास्ट रहेंगे ना। और जो भी क्वेरी आपकी हो, अगर संबंधित क्वेरी हो तो पूछ लेना, नहीं तो क्लास के बाद जितनी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, अभी मना नहीं करता। बस ध्यान ये रखें कि अनसंट ना नहीं, आपके संबंधित जितनी क्वेरी होगी मैं कराऊंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आज हमको यही करना है आर्टिकल 19 से लेकर के। तो दूसरा जो राइट है क्या है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21 का और आर्टिकल 22, यहाँ भी 5 आर्टिकल्स हैं। अगर 21 का को मिला दें तो कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? कितने आर्टिकल हैं? हाँ, 19, 20, 21 ए और 22। अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है ना, जैसा लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकार। और यहां पर इसमें 6 आर्टिकल्स हैं, सब क्लॉज हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल का 19 का जो क्लॉज 1 है, और क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? देयर आर 6 क्लॉजेस। फर्स्ट तो आपको राइट देता है, फर्स्ट क्या करता है? आपको राइट देता है कि राज्य किन्हीं भी लोगों को इन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। किन अधिकारों से? वो दिए हैं, एक का ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में और जी। There are some rights are given in Article 19, Clause 1, Clause A, B, C, D, E, F, G, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला जो है F, राइट टू प्रॉपर्टी, मैं पढ़ाया था आपको। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज F, 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज F, या हिंदी में कहेंगे तो उसको 4, क्या कहेंगे? 4। इसको हमने डिलीट कर दिया यहां से, और डिलीट करके हम लेके थे कहां? 301। आपको पता है। अब कितने राइट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कौन से अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए बी सी डी, ई छोड़ करके ई, एफ छोड़ करके जी, ये 6 अधिकार आर्टिकल 19 आपको देता है। यहां पहला जो अधिकार है वो है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत वाइड है। दूसरा राइट है आपका, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको क्रम से याद होंगे। राइट टू एसोसिएशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू माइग्रेट, घूमने का अधिकार, ठीक है ना। और उसके बाद राइट टू 1, 2, 3, 4 तो बच गया है। राइट टू रिसाइड, ये क्या आगे लिखा है ना? राइट टू रिसाइड, रहने का, हाँ, निवास का। और राइट टू प्रॉपर्टी। अगर इनका पहला वर्ड लेंगे, फर्स्ट वर्ड लेंगे, पहला वर्ड, तो पहला स्पीच एस, क्या बनेगा? एस। दूसरे का ए, दूसरे का भी ए, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का। आप लोग देखा होगा आपने डोसा खाने के साथ जाते हैं, मैंने बना दी सामर, एस डबल ए एम आर, ये क्रम है, सीक्वेंस है। सामर एस डबल ए एम आर, सामर पी, राइट टू प्रोफेशन।
not the right to property. Right to property is excluded by the 44th Amendment. मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, इसको डिलीट करके इसको अमेंडमेंट करके ले गए हम 300A में। तो यहां देखिए, राइट टू स्पीच, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू माइग्रेट, राइट टू डिसाइड और राइट टू प्रोफेशन। ये 6 अधिकार आपको देता है कौन? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का A, B, C, D, E और G। हो गई बात, 6 राइट हो गए। राइट टू प्रोफेशन, जीविकोपार्जन का अधिकार, मैं हिंदी बोलूंगा, ठीक है। राइट टू प्रोफेशन या जीविकोपार्जन का अधिकार, कोई व्यवसाय, जीविकोपार्जन के लिए कोई काम करने का अधिकार। The right is given in Article 19 clause G, 1 का clause G। पहला अधिकार है आपको बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच या अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति बोल के भी की जा सकती है और कई शारीरिक दशाओं से भावना। मैंने किसी से कहा कि सर आप जवाब देंगे, मैंने कहा इसका मतलब ये क्या है? नो है। हम इशारों से भी, हम अभिव्यक्ति से भी कुछ क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों बातें यहां जुड़ी हुई हैं क्लॉज 1 के इसमें ए में। 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट टू प्रेस, मीडिया की आजादी, प्रेस की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां से आता है? हालांकि क्लॉज 1 के ए में कहीं लिखा नहीं संविधान में, और बेनेट कॉलोवेन का केस है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी भी कहां शामिल है? राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में शामिल है। ये कहा किस केस में? बेनेट कॉलोवेन के केस में और न्यूज़पेपर एक्सप्रेस के केस में ये कहा गया। तो स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली तो वो 19(1) में ए में नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस को मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम ये मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहां है? 19 में। आप स्पेसिफिक याद रखिए, सिविल सर्विस का एक सवाल यही पूछा गया और स्पेसिफिक पूछा गया कि 19 के 1 ए में, बी में, सी में या डी में। आंसर क्या होगा? 19 के क्लॉज 1 का क्लॉज ए, वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। किसमें? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए। अब देखिए आप, दूसरा अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 आया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्या होता है ये? एनीबॉडी टेल मी, ये क्या है सूचना का अधिकार? आप पब्लिक अथॉरिटी जो भी होती है गवर्नमेंट, उससे आप कोई इंफॉर्मेशन निकाल। यस, पहले ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट होता था, अंग्रेजों के समय का 1923 का एक्ट था कि सरकार से आप कोई जानकारी मांगेंगे तो सरकार कह देगी कि ये गोपनीयता है। क्या है? सीक्रेट है, हम सीक्रेट नहीं दे सकते सरकार के। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, ओपननेस नहीं आती, गवर्नमेंट में करप्शन को बढ़ावा मिलता है। किसी अधिकारी से पूछा, बताइए फलां योजना के लिए कितना रुपया आया है, उन्होंने कहा नहीं, ये सीक्रेट है और सीक्रेसी एक्ट के तहत हम आपको ये बताने में सक्षम नहीं। चाहे जो करते हो, आया 10,000, खर्च किया 5,000। क्या कर सकते हैं? वही तो बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा? बहुत संघर्षों के बाद आरटीआई एक्ट 2005 इस देश में लागू हुआ और लागू होने के बाद उस एक्ट में लिख दिया गया सूचना का मतलब क्या है। सूचना का मतलब है ऐसा तथ्य, ऐसा फैक्ट जिसको संसद पूछ सके, संसद जान सके, ऐसा फैक्ट पब्लिक को भी जानने का अधिकार। और वहां और उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि प्रत्येक राज्य को क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ सूचना आयोग बनाना पड़ेगा और जो 1 महीने की 30 दिन की लिमिट पर आपको सूचनाएं देगा। जो सूचनाएं पार्लियामेंट को दी जा सकती हैं, जो सूचनाएं विधानसभा या विधान मंडल को दी जा सकती हैं, वो सूचनाएं पब्लिक को भी कुछ
निकालिए, इसमें रॉ है, आईबी है, फोर्स से संबंधित कुछ संगठन है, 23 संगठन है वहां पर, उनको बाहर कर दिया। उनको कह दिया कि इनसे संबंधित आपको सूचनाएं नहीं देंगे, बाकी जो भी सूचना जो पार्लियामेंट को दे सकती है वो आपको मिल सकती है। सूचना का अधिकार। अब ये भी सवाल पूछा जाता है, क्या सूचना पाने का अधिकार आर्टिकल 19 में है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसको भी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सूचना पाने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए में इसी में शामिल है। यह भी सवाल पूछा गया कि सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए। तो दो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट जहां सवाल बनता है। सीधा सीधा राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने का, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार कहां पे है? 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए। क्लियर? प्लस पूछे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां है? अंग्रेजों के समय क्या होता था, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, पेपर छापने से पहले सरकार को दिखाना पड़ता था। पेपर छापने से पहले क्या होता था? सरकार देखेगी इसको कि क्या लिख रहे हो तुम, कहीं सरकार के अगेंस्ट तो नहीं लिख रहे हो, तो फायदा क्या है? उसको रोक दिया गया। ऐसा ही कई बार, जैसे कितनी कॉपियां छपेंगी ये भी सरकार तय करने लगे। मान लीजिए दैनिक जागरण की कितनी प्रिंट मीडिया कितना कॉपियां छपेंगी, तो क्या होगा? आप उनकी स्वतंत्रता क्या कर रहे हैं? बाधित कर रहे हैं। यही केस था, एक्स्ट्रा न्यूज पेपर वाला केस जो था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा किसी को कितनी कॉपियां बटेंगी कि आप निर्धारित नहीं कर सकते। ये प्रेस की स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ठीक है, तो शामिल कर दिया कहां पे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ऐसे ही आरटीआई भी जानने का अधिकार, राइट टू नो, राइट टू नो, एवरीथिंग इज राइट टू नो एक्सेप्ट जो एक्ट में बाहर एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको छोड़ करके कुछ भी जानने का अधिकार है आपको आईटी एक्ट के तहत। तो राइट टू नो इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए। इज दैट क्लियर? दूसरा, राइट टू एसोसिएशन, ये क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, मेक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन। आपने देखा हो एसोसिएशन बनाने का अधिकार होता है कि नहीं? व्यापारी संगठन होता है, मजदूर संगठन, किसान संगठन बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। लेकिन आप कहो डकैती संगठन बन सकता है? नहीं बन सकता। अभी बताएंगे क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, बताएंगे 2 3 4 5 6 यही बताता है क्यों नहीं बन सकता। तो आप जो है ऐसे संगठन बना सकते हैं, ठीक है ना? तो 2 में यही कहा कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। होता ना बार एसोसिएशन होता है कि नहीं? वकीलों की एसोसिएशन, डॉक्टरों की एसोसिएशन, कर्मचारियों की एसोसिएशन, जिससे वो अपने अधिकार को लिए आगे कर सकते। तो ये भी आर्टिकल 19 के क्लॉज बी में शामिल है। थर्ड वन इज, तीसरा क्लॉज थर्ड में कह रहा है असेंबली, राइट टू असेंबली पीसफुली। एक बड़ी यूज हुआ क्या? शांतिपूर्वक और विदाउट आर्म्स। क्या बड़ी यूज है? बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। किसान आंदोलन चल रहा है, आप जान रहे हैं, आप शांतिपूर्वक आंदोलन करिए, साल भर करिए, 2 साल करिए, 3 साल करिए, 4 साल करिए, लेकिन वहां आपको शांति भंग करने का, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का या हथियारों के साथ प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। परमिशन लेनी पड़ती है आपको प्रशासन से कि कोई कॉमन इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं बाधित नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति से आपको, आप असेंबली कर सकते हो, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, बट वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप भी 2 3 4 5 और 6 में प्रत्येक के लिए एक हाथ से संविधान ने अधिकार आपको दिए हैं और दूसरी तब 2 3 4 5 6 से क्या किया? उसमें रोक लगाने का प्रयास किया है। इस अधिकार, इन आधारों पर, इन ग्राउंड्स पर
आपको जो है क्या किया सकता है, इन अधिकारों को रोका जा सकता है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो तीसरा वाला जो है वो क्या है, राइट टू असेंबली। लेकिन कंडीशन है क्या, पीसफुली और विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के और शांति से। कॉमन इंटरेस्ट को तो ये थोड़ा भी प्रेफर तीसरा वाला है, जैसे कि कोई टूरिस्ट मतलब इन्होंने बॉर्डर किया तो पब्लिक को मतलब जाने आने में प्रॉब्लम होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई अभी पढ़ेंगे ना, तो ये तभी तो सरकार ने अनुमति की कि आप ऐसे नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, तभी तो रोका सरकार ने। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी राइट आपका वहीं तक राइट है जहां तक दूसरे का राइट ना होता हो, क्या बाधित ना हो, जहां तक दूसरे के अधिकारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब जैसे चौथा अधिकार है आपका, क्या है, राइट टू माइग्रेट। पूरे इंडिया के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से आपको घूमने का क्या है, अधिकार। कल कह दो आप सर ने पढ़ाया है और कल मेरी आके रात में छत पे टहलने लगो, बोले तुम्हारी छत पे टहलूंगा, क्या ये राइट है? मेरा घर तो इंडिया ही में है। घूमने का अधिकार का मतलब क्या है, जहां पर पब्लिकली आप कहीं जा सकते हैं, वो आपके आप रात को 12 बजे घूमने निकल, कोई टाइमिंग बाउंड्री नहीं, लेकिन कहीं लिखा है दिस रूट इज रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड फॉर दैट पर्संस या इन द नाइट 9 to 12। अब आप कहो कि नहीं मैं तो 9 से 12 ही जाऊंगा, होता है कि नहीं? कई बार एंट्री आप देखते हो रात में, एंट्रीज देखते हो ना कि रात में गाड़ियां, भारी गाड़ियां इस रास्ते से नहीं गुजरेंगी, और आप ट्रक ड्राइवर आपके नहीं मैं तो इसी रास्ते से गुजरूंगा, क्योंकि आर्टिकल 19 का क्लॉज डी मुझसे कहता है क्या है, राइट टू माइग्रेट एनीवेयर इन इंडिया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, निर्बाध रूप से बिना बाधा के। बिल्कुल सही बात है, बट कहां, पब्लिकली, कहां पर, पब्लिकली। लेकिन इसको भी रोकने का, राइट टू रिसाइड को भी क्या है, इस पे भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। तो मैंने आपको पहले एक सिंपल सी बात बताई, घूमने का अधिकार है एनीवेयर इन इंडिया, बट कहां तक, जहां तक दूसरे का अधिकार बाधित ना हो। अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कोई नियम कानून बनाए हैं तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? मेरा प्राइवेट मंदिर है, एक बड़ा मंदिर घर के बाहर बना रखा है गांव वाली, और मैं निजी पूजा का घर है, वो कोई पब्लिकली नहीं, और कल आप कहो मैं तो वही पूजा करूंगा, तो क्या अधिकार है? नहीं। तो ये चौथा जो अधिकार है, राइट टू माइग्रेट इन एनीवेयर इन इंडिया, है ना, कहीं भी घूमने का अधिकार है आपको, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही आर्टिकल 19 का क्लॉज 5वां है, क्या है, राइट टू रिसाइड। पहले जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार नहीं था, अब जम्मू कश्मीर भी क्या है, पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्या है, पहले भी पार्ट ऑफ इंडिया था, लेकिन उसके यहाँ स्पेशल प्रोविजन से वहां के लिए अलग संविधान था, ठीक है, हमारे यहाँ के लिए अलग संविधान था। वहां पे जो दंड संहिता है हमारी आईपीसी, वहां लागू नहीं होती थी। वहां पर जो दंड संहिता का नाम था रणवीर दंड संहिता, क्या नाम था, रणवीर दंड संहिता, वो लागू होती थी। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से अलग वहां लागू होती थी। एक स्पेशल दर्जा था जिसको भारत सरकार ने भी हाल में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, 370 के दर्जे को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब क्या है, अब वो भी हमारे अन्य राज्यों की तरह, और हमारे यहाँ 2 तरह के राज्य हैं, एक सामान्य राज्य और दूसरे केंद्र शासित। तो अब उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो अब राइट टू रिसाइड, यानी कि इंडिया में कहीं भी आप अपना घर बना करके रह सकते हैं, किराए पर रह सकते हैं, बना के रह सकते हैं। तो राइट टू रिसाइड, कहीं भी बसने का अधिकार। आपका मन है नागालैंड में रहना है, नागालैंड रहिए। आपका मन है मध्य प्रदेश में रहना है, मध्य प्रदेश में रहिए। आपका मन है उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर। राइट टू रिसाइड ये कौन देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ मैंने बता दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया और 300A में पहुंचा दिया। अब राइट टू प्रोफेशन, कोई भी व्यापारिक वृत्ति जीविका या आजीविका चलाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, आप कोई भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये कहता है आर्टिकल 19 का 1 का क्लॉज जी कहता है।
ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये 6 अधिकार आर्टिकल 19 आपको देता है। क्लियर हो गया? क्या चीज? बसने की रिसाइट आपने पढ़ा अभी। देखिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को आपको मैंने पढ़ाया 15 और 16 में पढ़ाया था कि नहीं? मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। मूल निवास आपका कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती है। लेकिन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो कौन लगाता है? ठीक है ना। आगे देखिए आर्टिकल क्लॉज का 2 देखिए, राइट टू स्पीच पर और एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कहां लगाए सकते हैं? राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन पर क्या लगाया जा सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड। कुछ आधार दिए हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में। क्या दिए हुए हैं? कुछ आधार दिए हुए हैं। नथिंग इन सब क्लॉज ए और क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as law impose reasonable restrictions। क्या लगा सकते हैं हम? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कैसे? वर्ड यूज हुआ क्या? रीजनेबल, तार्किक। तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर राज्य को लगता है आपके बोलने से कुछ नुकसान हो सकता है, आपकी अभिव्यक्ति से राष्ट्र को कुछ खतरा हो सकता है, तो क्या कर सकती है सरकार? आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा सकती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो वो ग्राउंड कौन से देखिए, By the sense of clause 19, sovereignty and integrity of India, राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या पहला ग्राउंड? राष्ट्र की एकता, अखंडता या संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर के आप ऐसी स्पीच देंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। नहीं कर सकते, आपको प्रतिबंधित कर सकती है। आपने कहा इट इज माई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या देश के खिलाफ बोलेंगे? राष्ट्र के विरुद्ध बोलेंगे? सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ता है आपके बोलने से, तो सरकार कानून बना करके इस अधिकार को क्या कर सकती है? छीन सकती है। संविधान कहता है, क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 कहता है इस बात को और आधार देता है। क्या कहता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए आपके बोलने और अभिव्यक्त करने से, कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को भी दे देंगे देश का, क्या कर सकती है सरकार? सरकार इस पर आपको रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा ग्राउंड जो कहता है वो कहता है रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ संबंध। ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे हमारे विदेशी राज्यों के साथ क्या हो जाए? संबंध खराब हो जाए। तीसरा आधार कहता है, क्या कहता है? विदेशी राज्यों के साथ संबंध। इन आधारों पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है सरकार, कोई कानून बना करके इनको, इस अधिकार को जो क्लॉज ए में दिया है उसको क्या कह सकता है? रोका जा सकता है। अगला है पब्लिक ऑर्डर। चौथा क्या है? पब्लिक ऑर्डर। चौथा क्या है? पब्लिक ऑर्डर मतलब जो आपने कहा लोक व्यवस्था के आप जो है एसेंशियल कमोडिटी जाने का रास्ता है, यहां से दिल्ली के लिए आवश्यक वस्तुएं जानी है और आप रोक के बैठे हैं, बच्चों का दूध जाना है, बच्चों के लिए खाना जाना है, दवाइयां जानी है, पेशेंट्स को जाना है, और आपने क्या कर दिया? रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या आपको अधिकार है? नहीं। यानी कि सरकार चाहे तो पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर हुई बात? क्या पढ़ा आपने? इंटीग्रिटी, फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तीसरा क्या पढ़ा आपने? फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन बिटवीन द फॉरेन स्टेट एंड इंडिया, उनके बीच में कोई संबंध है उसको आप खराब नहीं करेंगे। और चौथी बात क्या पढ़ी आपने? पब्लिक। ऐसे ही पांचवा है मोरलिटी और रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ मोरलिटी। कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो इथिक्स के या आचरण के, मोरलिटी नैतिकता के खिलाफ हो। कोई ऐसी बात अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है जो क्या हो? नैतिकता के। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं,
दयाशंकर सिंह, हालांकि आपको एग्जाम्पल देना है, मुझे ऐसा कोई राइटिंग से लेना नहीं। बसपा के नेताओं ने बीजेपी के दयाशंकर सिंह पर आक्षेप लगाया कि अगर हमारी बहन जी के साथ कुछ हुआ तो हम उनके साथ ऐसा कर देंगे, कुछ गलत सलत बोला। उन पे क्या हुआ? ये आपकी राइट टू स्पीच में शामिल, ये मोरलिटी के खिलाफ है। क्या है? ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता के खिलाफ जाकर के अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये राइट टू स्पीच में शामिल। स्वाति सिंह जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उनके पति थे। उनकी बेटियों के साथ हम जला के ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारी बातें हुई थी। तो वहां राइट टू स्पीच का आपने क्या कर दिया? वायलेशन कर दिया, अतिक्रमण ओवर कर दिया, ठीक है, ओवररूल कर दिया उसको। तो यहां भी आपको राइट टू स्पीच का अधिकार नहीं। ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे, उसके खिलाफ आप कुछ वक्तव्य दें, किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ। तो कोर्ट के, क्योंकि कोर्ट कंटेम्प्ट दो ही कोर्ट में होता है, ये भी ध्यान रखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट के खिलाफ कोई वर्जन आप नहीं दे सकते, आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन आधारों पर राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन को क्या कह सकता है? प्रतिबंधित किया सकता है। और ये रेस्ट्रिक्शंस कहां दिए हुए हैं? हाँ जी, ये भी सवाल पूछा गया है कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिए गए राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5। आंसर क्या है? क्लॉज 2। फिर आपसे पूछे किन आधारों पर, तो चेंज कर देगा वो। ये सवाल था जितने बताए, सोवरेनिटी, सबको ही शामिल है। आपको विशेष अधिकार 102 देता है आर्टिकल, ठीक है, संसद के अंदर बोलने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। वहां भी उनका कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट में बोलने का या विधानमंडल में बोलने का। लेकिन कल एमएलए साहब आपको गाली देने लगे, एमपी साहब आपको कुछ गलत बोलने लगे, क्या ये राइट टू स्पीच है? नहीं। वहां उनको पावर इसलिए दी गई, विशेष अधिकार 102 से लेकर के 105 तक आर्टिकल पढ़ते हो, क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मास ऑफ पीपल। पूरे आगरा का रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। अगर बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो संसद में इनकी बात को रखेंगे कैसे? आपने कई बार देखा होगा, कुर्सियां भी ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उन पर कार्रवाई, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है संसदीय कार्रवाई से। उसको क्या कर देते हैं वो? बाहर कर देते हैं। लेकिन कई बार लेट जाते हैं, वो आइडेंटिटी का अधिकार नहीं सुन रहे तो आगे आप नीचे कहां पहुंच गए लोग? बच के गली में आप सीट छोड़ कर पहुंच जाते हैं ना, तो वो क्या है? उस कार्रवाई को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर कोई किसी की बात को नहीं सुनना है और वहां अगर लग रहा है हमें विरोध प्रदर्शन करना है तो करते हैं, लेकिन इसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो उनका विशेष अधिकार है। 10 लाख जनता की ताकत को लेकर घूम रहा है, स्वाभाविक। हाँ, इतना पावर किसी को दे दोगे तो क्या होगा? आपके अंदर 10 लाख लोगों की शक्ति आ जाए तो क्या होगा? संभालना बहुत मुश्किल है, नहीं? किसी भी व्यक्ति है, एनी सिटीजन, बट क्या यूज हुआ? एनी सिटीजन। क्या भारत का राष्ट्रपति नागरिक नहीं है? क्या भारत के राज्यपाल जी यहाँ के नागरिक नहीं है? नागरिक है। किसी भी नागरिक पर लागू होता है रेस्ट्रिक्शन। कल राष्ट्रपति जी देश को विखंडन करने की कोई बात करने लगे तो लागू होगा राइट टू स्पीच, या कोई लागू होगा कि नहीं होगा? लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। ठीक है ना? अब आप देखिए, इसमें मतलब भी पर्सनल के केस में बोले तो वो भी इसी आर्टिकल में, बिल्कुल मैंने आपको बोल दिया, किसी भी अधिकार आपका कहां तक है? वहां तक अधिकार है जहां तक दूसरे का अधिकार बाधित ना हो, तभी तो अधिकार है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, मोरलिटी का नैतिकता। मैंने बोला मोरलिटी, डिसेंसी और मोरलिटी,
और इसमें डिफेमेशन, मानहानि, डिफेमेशन, जैसे आपने कहा पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ, क्या मैं आपकी मानहानि कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ये मेरे राइट टू स्पीच में नहीं है। ठीक है, तो ये सब ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A को क्या किया सकता है? रेस्ट्रिक्ट किया सकता है। ऐसे ही क्लॉज राइट टू एसोसिएशन पे भी कहां है रेस्ट्रिक्शन? कहां है? 3 में। राइट टू असेंबली पे कहां है रेस्ट्रिक्शन? 4 में। राइट टू माइग्रेट एंड राइट टू रिसाइड के लिए कहां पर है? 5 में। इन दोनों के लिए, माइग्रेट और रिसाइड के लिए कहां पर है? 5 में दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन। और राइट टू प्रोमिशन पे कहां दिया हुआ है? 10 में। तो ऐसे ही देखिए राइट टू एसोसिएशन पे वहां भी क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। किस आधार पर? सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को लेकर के कोई ऐसा संगठन आप नहीं बना सकते जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो, देश की एकता के लिए खतरा हो, ऐसा कोई संगठन आप नहीं बना सकते। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग पब्लिक ऑर्डर की। ऐसा कोई संगठन जो पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या करता हो? नुकसान पैदा करता हो या कुछ उसके लिए बाधा उत्पन्न करता हो, ऐसा भी कोई आप संगठन नहीं, उसके आधार पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में एक्सरसाइज द राइट कंफर्ड बाय द सेट्स ऑफ लॉ, यानी कि आप कोई ऐसा संगठन इन दो आधारों पर नहीं बना सकते। क्वेश्चन क्या करता है वो आईएएस में कभी कभी क्वेश्चन वो जंबल करता है। जंबल मतलब ऊपर नीचे। अब 1 में तो 8-9 क्लॉज हैं जिनके आधार पर, लेकिन तीसरे में जो है वो 2-3 आधार है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और दूसरा मैंने क्या बोला? पब्लिक ऑर्डर। ठीक है ना? 2 आधारों पर आप कोई भी संगठन आपको कह देगा आर्टिकल 19 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि आईएएस हमेशा ऐसे ही पूछता है। फॉलोइंग द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 19(1) में रेस्ट्रिक्शन लगा है 2 इन आधारों पर और 4-5 देगा। ठीक है, 1-2 वहां पर वो कर देगा, जंबल कर देगा, सही है गलत है। ऐसे ही 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, क्या कर देगा? जंबल कर देगा, इधर का उधर कर देगा। फिर पूछेगा 1 2 3 4 सही है, फिर पूछेगा 1 2 3 सही है, फिर पूछेगा 2 सही है। ये आईएएस के सवाल, पीसीएस में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, इतने जटिल सवाल नहीं पूछे जाते, इतना अंदर पूछे नहीं पूछे जाते। वो सिर्फ ये पूछेगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 9(1) के ए पर राइट टू स्पीच पर प्रतिबंध दिए गए 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, आप तुरंत पकड़ लोगे। ठीक है, लेकिन कमोबेश जितने की रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब क्या है? लगभग एक जैसे ही, कुछ एक कम ज्यादा है। तो जैसे 3 में मैंने कहा कि राइट टू एसोसिएशन पे क्या है? प्रतिबंध लगा सकती है सरकार कानून बना करके, तो वो क्या है? एक तो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और दूसरा पब्लिक ऑर्डर। ऐसे ही तीसरे पे देखिए आप राइट टू असेंबली पे, उस पर भी चौथे में कहां दिया गया है? क्लॉज सी में जो अधिकार है उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कहां पर है? क्लॉज कहां दिया हुआ? 4। 1 में तो अधिकार है, तो पद के बाद में चलोगे 2 3 4, तो पहले वाले का रेस्ट्रिक्शन 2 में, दूसरे वाले रेस्ट्रिक्शन 3 में, चौथे वाले का रेस्ट्रिक्शन 4, तीसरे वाले का रेस्ट्रिक्शन 4 में, एक ज्यादा, और उसके आगे वाले में दोनों के लिए एक नहीं। कहां पर? राइट टू माइग्रेट और राइट टू रिसाइड, वहां कहां है रेस्ट्रिक्शन? 5। दिलोगे बात? अब जैसे 5 राइट टू रिसाइड, ये प्रतिबंध देता है कहां पर? जैसे ट्राइबल एरियाज है, आदिवासी क्षेत्र है, कल तुम कहो उनका कल्चर बिल्कुल क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। वहां पर अगर ह्यूमन नेचर का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उनका कल्चर कैसा हो जाएगा? तो सरकार कह देती है कि उनके कल्चर को आप मत करिए, क्या मत करिए? बाधित मत करिए, वहां आपको रिसाइड करने का अधिकार नहीं। तो आदिवासी क्षेत्रों में बसने के अधिकार पर क्या लगा देगी सरकार? कानून बना करके प्रतिबंध लगा देगी। ठीक है, तो आप कहो हमें तो पूरे इंडिया में कहीं बसने का अधिकार है, हम जंगल में रहें या कहीं भी रहें, तो फिर आप ये बात नहीं कह सकते। आदिवासी क्षेत्रों में एंट्रेंस को लेकर के, रिसाइड को लेकर के क्या कर सकते हैं, या घूमने को लेकर क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित किया जा सकता है ना? आप देखिए कई बार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इन जंगलों में घुसना मना है, कल को नहीं, बहुत सारी जगह है। कल आप कहें लोगों कि आर्टिकल 19 का क्लॉज डी और ई हमसे कहता है कि हम तो एनीवेयर मूविंग इन इंडिया, देन हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट? कह सकते हो कि नहीं? लेकिन उस अधिकार को तुरंत
क्लॉज 5 ने क्या कर दिया? ऐसे ही 6 में कहता है राइट टू प्रोफेशन, अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार गति इत्यादि की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन। अब कल कहो कि मुझे तो वकालत करनी है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, बहुत अच्छा बकता हूं, बहुत अच्छे तर्क देता हूं, इलाज भी बहुत अच्छा करता हूं, मैं डॉक्टरी भी कर सकता हूं, मुझे मालूम है 2 दवाइयों से पेट सही हो जाता है, डॉक्टरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 6 में यही कहता है कि राइट टू प्रोफेशन के लिए अगर तकनीकी स्किल्स की जरूरत है तो सरकार ऐसी योग्यताओं को क्या कर सकती है। अगर ये ना होता, अगर ये 6 क्लॉज ना होता तो क्या होता? हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनता हो जाता कि नहीं? बोले संविधान अधिकार देता है राइट टू प्रोफेशन, स्वतंत्र हैं हम कोई भी काम करने के लिए। तो तकनीकी स्किल्स को लेकर के क्या किया सकता है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में राइट टू प्रोफेशन पर रोक लगा सकता है और तकनीकी स्किल्स क्वालिफिकेशंस को लेकर के सरकार नियम कानून बना सकती है। किलो की बात तो 6 राइट दिए और 5 में उनको क्या कर दिया? सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि सरकार चाहे तो इनमें दिए गए अधिकारों के आधार पर क्या कर सकती है। समझ में आती है बात? आर्टिकल 19 समझ में आता है? घर जाके पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, ये सब समझ में आएगा और बहुत बेहतर समझ में आएगा। हाँ, क्लॉज 4 है, असेंबली और एसोसिएशन दोनों के सेम ही वो बोलते हैं ना कि अगर सोवरेनिटी और इंडिविजुअल पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल नहीं, अलग अलग आधार दिए हैं लेकिन क्लॉज अलग अलग है। इसके लिए क्लॉज दिया राइट टू एसोसिएशन, 3 में दिया रेस्ट्रिक्शन। आधार पूछे आपने, असेंबली का आधार सेम है, एसोसिएशन एक आधार एक्स्ट्रा है, लिख लो आप, लिख लीजिए। वहां पर पब्लिक ऑर्डर तो था ही, मोरलिटी भी शामिल है असेंबली के लिए। कोई ऐसा संगठन प्रदर्शन नहीं कर सकते जिससे क्या हो, नैतिकता क्या होती हो, बाधित। ठीक है ना? किलो के 19 20 पढ़े, सिलेबस बहुत है, हम करना जल्दी। आर्टिकल 20 देता है आपको प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 कॉलेज में हम लोग पूरे 1 साल पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और यहाँ खत्म करना है सिलेबस 34 लेक्चर। इतना डिटेल जाकर के संभव नहीं होता। क्या है, लोग बहुत शॉर्ट पढ़ाते हैं, बस बता दिया आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, खत्म हो गया। ये आपको 1 A B C D E F कोई नहीं पढ़ाता, नहीं आपको ये रेस्ट्रिक्शंस कोई बताता है, लेकिन सवाल वहीं से आते हैं, वहीं से पूछते हैं लोग। ठीक है ना? अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण, 3 राइट्स हैं। कितने? 3 राइट्स हैं, समझिए। पहला, दूसरा और तीसरा। किसी भी अपराध के लिए अगर दोष सिद्ध करना है, कन्विक्ट करना है, तो राइट देता है ये आर्टिकल 20 जो है अनुच्छेद 20, 3 राइट्स आपको देता है। पहला राइट क्या है? वो कहता है पहले राइट में, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट, कब तक? पहली बात, जो कानून लागू है, अगर उसका आपने क्या किया है, लागू कानून का अतिक्रमण किया है, तो आपको कन्विक्ट किया जाएगा। अदरवाइज कोई इन्फोर्स, जिस समय पर कोई आप काम कर रहे हैं वो किसी कानून का उल्लंघन होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, गर्मियों की छुट्टियों में, कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव गया, गांव के किनारे
नहर है और मैंने कहा आज शाम को मूंगफलियों का आनंद लिया जाएगा। मैं आनंद ले रहा था, अचानक एक बच्चा उस नहर में डूबने लगा। क्या लगा? डूबने लगा। और मैं यहाँ बैठा हुआ आराम से अपना नाश्ता कर। लोग आए, लोगों ने कहा प्लीज सर इस बच्चे को बचा लो, ये डूब जाएगा। मैंने कहा बहुत दिन बाद छुट्टी मिली है, मैं कहीं किसी को डूबने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में नहीं। बच्चा डूब गया, मर गया। मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा दायर हुआ? हत्या का मुकदमा। बिल्कुल सही कहा। सही है ये? आप कहीं नहर किनारे बैठे हो, बच्चा डूब जाए तो आप पर हत्या का मुकदमा लग जाना चाहिए। किसी कानून में लिखा है कि डूबते को ना बचाएंगे तो हत्या का केस लग जाएगा? कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है। कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सकता, नैतिक रूप से बुरा हो सकता है, गांव के लोग मुझे दोष दे सकते हैं, बुरा बुरा बोल सकते हैं, लेकिन कहीं किसी धारा में, किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाओगे तो आप पर हत्या का मुकदमा लग जाएगा। दैट मीन्स क्या है? ऐसी कोई विधि जब वो ऑफेंस हो रहा हो, उसका आपने अतिक्रमण किया हो, वायलेशन किया हो, तो आपको कन्विक्ट किया सकता है, अदरवाइज। मेरी बात समझ में आई नहीं है? धक्का देना है। आप किसी को छत से धक्का दे दो तो मैं क्या कह रहा हूं? छत से धक्का दे करके किसी को ग्रीवेशन करना कानून अपराध है। मतलब क्या है? आपको तभी सजा हो सकती है जब वो बात जो आपने की जिस समय पर वो कानूनन अपराध हो। अटेम्प्ट टू मर्डर तो सीधी बात है, आप सब जानते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहां प्रोटेक्शन दे रहा है वो? कि अगर आपने किसी लागू कानून का अतिक्रमण किया है तो आप दोष सिद्ध होंगे, अदरवाइज नहीं। पहली बात। दूसरी बात इसी में और लिखी है, प्लस लागू कानून का अतिक्रमण किया हो। और दूसरी बात, सेकंड बात ये कहता है कि आपको उतनी ही सजा दी जा सकती है जितनी उस समय पर लिखी। अब मैं आपको एक केस पे लिए चलता हूं। 2012 निर्भया केस, दिल्ली गैंगरेप। आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं जो बात करता हूं ना, आप मुझसे 1.5 घंटे बात करिए। आप आपस में बात करते हैं तो अनुशासन खराब होता है। और मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास इन एग्जाम्पल के साथ करता हूं, जिससे आपको ये सारी बातें लर्न हो जाए। और आपस में आप बात करते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, ठीक है, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, आपने ज्यादा पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कुछ काम की चीजें आपको बताता हूँ और उतना इंटरनल जाकर आप जब उसके बाद किताबें पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ये गारंटेड है। और होता भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें क्लास में। तो मैं बात कर रहा था कि उससे ज्यादा, जैसे निर्भया का केस था। निर्भया के केस में क्या स्थिति थी कि बलात्कार होने के बाद लोगों ने एक सवाल उठाया, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बट 2012 में 376 के लिए, दैट मीन्स पनिशमेंट फॉर रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान ही नहीं था। तो क्या आप निर्भया के रेपिस्टों को फांसी की सजा दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। हत्या के लिए तो फांसी दी जा सकती है, बट रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान नहीं। मान लीजिए सरकार दबाव में संशोधन भी कर देती तो भी क्या वो लागू होता? नहीं होता, क्योंकि पनिशमेंट लॉ में जिस समय जो अपराध हुआ है उसी समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा दी जा सकती है, उससे ज्यादा नॉट ग्रेटर। मतलब क्या कह रहा है? उससे ज्यादा आप किसी को सजा नहीं दे सकते। जिस समय जो ऑफेंस, जो अपराध किया गया है, जिस समय उस सजा का जो प्रावधान है उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते। अब रेप की परिभाषा को वाइड कर दिया गया है। अब जो है, अगर कोई बच्ची, कोई बहन, कोई माँ अगर कोमा में चली जाएगी रेप के बाद में, तो फांसी तक दी जा सकती है। अब ये प्रावधान कर दिया गया है, या उसकी जान चली जाए या उसके, हाँ, जिस दिन अमेंडमेंट किया
अब आज मान लीजिए है, आज कोई ऐसा काम करता है तो उसको फांसी, लेकिन उस समय जो अपराध हुआ जो मान रहे थे उस समय पर ये प्रावधान लागू नहीं था। तो इसका सीधा सा मतलब है क्लॉज 20 का क्लॉज 1 जो कहता है, ये कहता है कि आपको तभी दंडित किया सकता है जब आपने किसी कानून का वायलेशन किया। दूसरा, उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती जितना उस समय पर प्रावधान है, जो प्रोविजन है उससे ज्यादा सजा आपको नो कह रहा है। नॉर बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स, यानी कि जिस समय पर जो लागू कानून है जितनी सजा है उससे ग्रेटर सजा आपको नहीं। तो पहला संरक्षण हो गया। कल मालूम पड़े हमारे अगेंस्ट कोई सरकार आ जाए और हमसे कहे 3 साल नहीं तो 5 साल हो गए जेल में, संभव है नहीं। इन लोगों की बात, पहला क्लॉज समझ में आया 20 का क्लॉज क्या, कि आपको जितनी सजा है उस समय पर उससे ज्यादा नहीं। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, कह रहा है एक ही अपराध के लिए, सेम ऑफेंस के लिए एक बार प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट, एक बार से ज्यादा आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और आपको एक बार से ज्यादा दंडित। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, 1 टाइम प्रोसिक्यूशन 1 टाइम पनिशमेंट। अलग अलग बात है तो उस पे एक क्या उसको एक ही सजा देंगे, 3 बार सजा देंगे, एक बार ये भी कर दे। और कोई अगर वो मर्डर कर दे, 3 मर्डर कर दे, सजा देंगे, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे क्या सजा तो एक मिलेगी पर सारे आपने चोरी की, मुकदमा क्या बार चलना चाहिए, दंड भी कितनी बार चलना चाहिए, अलग ऑफेंस करेंगे, अलग अपराध करेंगे। कल आज चोरी कर ली, आज मुकदमा चला, आज सजा मिल गई, कल फिर आपने चोरी की, फिर मुकदमा चला, फिर सजा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैंने आज चोरी की, मुझ पर मुकदमा चला, मुझको दंडित कर दिया गया, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 3 साल के लिए। अब क्या उस सेम ऑफेंस के लिए मुझ पे दोबारा मुकदमा चल सकता है? इसी का बचाव किया गया है आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में। लेकिन वर्ड याद रखिए, क्रक्स है, प्रोसिक्यूट किया गया हो, दंडित किया गया, दोनों बात साफ है। मुकदमा चला हो और दंडित किया गया हो तो दोबारा मुकदमा नहीं चल सकता, बट प्रोसिक्यूट किया, दंडित नहीं किया और कुछ तथ्य अलग से आ गए, some facts are included in that offense, उस मामले में कुछ नए तथ्य जुड़ गए तो आपको दोबारा भी प्रोसिक्यूट किया जाता है। इसी को बोलते हैं, इसी में आता है क्वेश्चन आईएएस में पूछा का सवाल है, डबल जेपार्डी। क्या बोलते हैं इसको? डबल जेपार्डी क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दोहरा खतरा या दोहरी संसा। 2007-8 के मेंस में 2 वर्ड्स में लिखने के लिए भी आया और प्रीलिम्स में भी आया कि दोहरे खतरे से आप क्या समझ, दोहरी संसा, दोहरा डबल, DOUBLE, डबल जेपार्डी, JEOPARDY, जेपार्डी। अगर नहीं समझ में आ रहा है डबल जेपार्डी मतलब मेरा समझ में आ गया? पूछा जाता है मैगजीन पे, डबल जेपार्डी से आप क्या समझते हो? इसका मतलब है दोहरा खतरा, दोहरी संसा। यहां तो आपसे कह दिया प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि एक बार ही एक मामले के लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा और एक ही बार सजा, एक बार से ज्यादा आपको सजा नहीं दे सकते। लेकिन सेम मामले में अगर कुछ फैक्ट्स नए जुड़ जाएं और आपको पहले कभी दंडित नहीं हुआ है, केवल मामला चला है, तो फिर से आपसे मुकदमा चलाने का खतरा आपके ऊपर बना, उसी को बोलते हैं दोहरी संसा या दोहरा खतरा, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डबल जेपार्डी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। मतलब मैंने किसी ने चोरी किया बार-बार, मतलब कोई केस नहीं चला उस पे और वो करता रहा है,
पर कोई गलत नहीं किया उसने सेम ही तरीके से। क्रिमिनल लॉ में हर मामले के लिए अलग एफआईआर है और और आपको अलग अलग दंड दिया जाएगा। आज मैंने यहाँ चोरी की, यहाँ मुकदमा युवा में दर्ज हो गया। कल मैंने कासगंज में चोरी की, कासगंज में दर्ज हो गया। कल मैंने मथुरा में चोरी की, पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आगाम नहीं किया है आपने, अलग अलग ऑफेंस के लिए 1 साल के अंदर सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर 1 साल के अंदर 3 अपराध किए तो तीनों मुकदमे एक साथ चलाए जा सकते हैं। मेरी बात ही नहीं समझे आप, इसका मतलब आप वहीं लगे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि एक मामले के लिए एक बार अपराध के लिए एक बार मुकदमा चलेगा और एक ही बार दंडित, दोनों बात साथ साथ। अगर आपको दंड 10 दिन का दे दिया गया तो दोबारा आपका मुकदमा चलाकर आपको दंडित नहीं किया सकता आप। हाँ, अगर ये बाइज्जत बनी जैसे ऑफेंस चला और बाइज्जत बनी हो, हाँ, और फिर फैक्ट निकल रहा है, फैक्ट निकल गया, यस, यही तो दोहरा खतरा है, यही तो डबल जेओपार्डी है। बाइज्जत बनी होने के बाद फिर से केस चल सकता है, यही डबल जेओपार्डी। सर सर आपने पूरी पकड़ लिए और उसी दिन आपने कोई और दूसरा काम कर दिया और पकड़ गए तो आपको वाले काम की सजा होगी। आप कंफ्यूज हैं, यू आर वेरी कंफ्यूज। आप जब पकड़े नहीं गए तो हाउ कैन यू से इसमें प्रोसिक्यूट होगा? अरे मुकदमा सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होगा, एक मामला कहीं दर्ज होगा तभी तो आपका मुकदमा चलेगा कि हवा में चलेगा कहीं? भाई आप कह सकते हैं कि आपने चोरी की और चोर पहचान में नहीं आया, क्या उसमें मामला दर्ज हो गया? क्या हो गया कि हम नहीं जानते थे कौन चोर थे, आप बच गए। बाद में दूसरा मुकदमा आप दूसरी चोरी में कहीं पकड़े गए और खुला के वहां भी जो कासगंज में चोरी की थी उसमें आप ही इन्वॉल्व थे, तो दोनों मुकदमे क्या हो गए? अलग अलग हो गए। व्यक्ति एक, मुकदमे दो, दोनों के फैक्ट भी क्या है? अलग अलग। अलग अलग मुकदमे होंगे, अलग अलग सजाएं होंगी। कासगंज में अलग चलेगा, आगरा में अलग चलेगा, क्योंकि जहां अपराध होता है वहीं मुकदमा चलता है। सीआरपीसी लॉ नहीं पढ़ते आप। चलिए, मैंने आपको बताया कि एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चल सकता है अगर आप दंडित नहीं किए गए। ये बताया मैंने केवल, ये है डबल जेओपार्डी। बाद में पूछिए क्लास के बाद, है ना? लॉ बोलिए, पूछिए। अगर 1 साल में एक तरह के 3 ऑफेंस किए हैं तो उनका मुकदमा साथ साथ चल सकता है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया था और दूसरी जगह यूज कर दिया था, तो जो मर्डर किया उसको मान लो उम्र कैद की सजा हो गई और दूसरी जगह जो मर्डर करता है उसको उम्र सजा नहीं, उसके बाद मुकदमा चलेगा। ऐसी बात करते हो आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई। आप आईएएस की परीक्षा देने आए, एक आदमी सजा हो गया, सजा काट रहा है, दूसरा अपराध कैसे करेगा? अरे भाई, जिसको सजा हो गई वो जेल में होगा कि बाहर घूम रहा होगा? आगे बढ़िए, आगे प्लीज प्लीज बी सिट। आपको मालूम है हमेशा सजा का प्रावधान अभियुक्त के सामने किया जाता है, घर पे बैठ के नहीं किया जाता। इनको लॉ पढ़ना पड़ेगा, एलएलबी की क्लास में आए, सीआरपीसी की बात पढ़ाता हूं, आप क्लास में आए और समझ जाए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हम संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। 20 का क्लॉज 3, क्लॉज 3 क्या करता है? सेल्फ इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य। पुलिस किसी मामले में, जैसे मान लीजिए चोरी किया आपने और चोरी के लिए आपको पकड़ के ले गए, क्या करके गए? पकड़ के ले गए, और आप ही कहना हाँ मैं ही चोर हूं, मैं ही चोर हूं, तो फिर तो गवाह सबूत की जरूरत ही नहीं। पुलिस के समक्ष दी गई गवाही का कोई मोल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 सेल्फ इंक्लूजन, आत्म अभिशंसन, वर्ड हिंदी का है आत्म अभिशंसन। दैट मींस हिंदी में अगर इसको व्याख्या करें कि अपने ही खिलाफ गवाही मान्य नहीं है, उसके लिए किसी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे उसको साक्ष्य में काउंट नहीं कर सकते, उसको गवाह में साक्ष्य विधि में उसको काउंट नहीं कर सकता। आप गए मर्डर करके, थाने गए, आपने कहा मैंने मर्डर किया, स्टेटमेंट नहीं दिया, दरोगा ये नहीं पूछता, आईओ ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा किससे किया है, कहाँ है डेड बॉडी, वो सब साक्ष्य हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट आपने अपने खिलाफ दिया कि मैंने मर्डर किया, वो साक्ष्य नहीं होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन जो वेपन है और इससे संबंधित कपड़े हैं, कुर्ता है, जो हथियार है, वो सब साक्ष्य में इंक्लूड हो जाएंगे, बट अपने खिलाफ दी गई गवाही मान्य नहीं। क्लियर है? तो 3 क्लॉज यही कहता है, प्रोहिबिट करता है किसको? आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को क्या करता है? हाँ, हमने जैसे पुलिस के सामने में मतलब जो है गुनाह कबूल कर दिया, उसको उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले, कुछ भी कर ले, तो भी नहीं माना, क्योंकि हो सकता है इंस्पेक्टर साहब गेट पर खड़े हैं, वीडियो लगाओ, कहां बहुत मारूंगा, दबाव हो सकता है, और पुलिस के समक्ष दी गई गवाही की कोई वैल्यू। ठीक है, ये सब सीआरपीसी की चीजें हैं, लॉ की चीजें, प्रोसीजर लॉ का पार्ट है। ठीक है, मैंने 3 बात आपको आर्टिकल 20 में बताई। क्या क्या? पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको जब तक आप किसी लागू विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको सजा या आपको कन्विक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात बताई मैंने, उतनी ही सजा जिस समय पर प्रावधान है उससे ज्यादा नहीं। और दूसरी बात बताई, दूसरा क्लॉज बताया मैंने आपको कि आपको एक मामले के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात मैंने बताई कि अपने ही विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। तो यही कहता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या कहता है? 2 अपराधों के विषय में 2 स्थिति से संरक्षण, ये कहता है आर्टिकल 20। बात समझ में आ गई? 3 क्लॉज है। अब वो लिख देगा, आपको आंसर क्वेश्चन बना के दे देगा, सिविल में सिंपल सवाल आएगा तो दे देगा 2 स्थिति से संरक्षण के लिए उपाय कहाँ है, आर्टिकल 20 में है। उल्टा करके दे देगा, आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, 2 स्थिति से संरक्षण किया गया अपराधों के विषय में। लेकिन पूछेगा आर्टिकल 20 के अंतर्गत निहित है। नंबर 1, किसी को लागू सजा, लागू कानून से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 2, एक व्यक्ति को एक ही बार प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, इनमें तो कोई सही नहीं, 1 2 सही है यार। किसी को बात नहीं किया जा सकता है। मैंने क्या मैंने कहा बाध्य किया जा सकता है, यही तो खेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। क्या कहता है आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां सिर्फ एक लाइन है इस आर्टिकल में, केवल सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है?
विधि द्वारा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बिना, यानी कि कानून से तो किसी के प्राण को ले सकते हो, किसी की दैहिक स्वतंत्रता को, पर्सनल लिबर्टी को बाधित कर सकते हो, इसके अलावा किसी को आप जो है क्या नहीं कर सकते, किसी को उसके प्राणों से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात है और सीधी सी बात है। जीवन का अधिकार कहाँ है आर्टिकल 21 में, लेकिन वर्ड जो है, ये जो वर्ड है दैहिक स्वतंत्रता, दैट मीन्स क्या है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों केसेस में, सबसे बड़ा ऐसा आर्टिकल है जिसपे सर्वाधिक केसेस है, सर्वाधिक केसेस हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए आपको किसी ने गोली मार दी, आप एसएल मेडिकल कॉलेज आए और आपने कहा फटाफट मेरा इलाज कैसा है, बहुत गंभीर हालत है, और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, तब हम क्या करेंगे, तब आपका इलाज करेंगे। सही है गलत? गलत है। परमानंद कटारा के केस में कहा डकैती क्यों ना हो, डॉक्टर का पहला काम है प्राणों की रक्षा करना, और ये अधिकार है आर्टिकल 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आप उसका इलाज नहीं करोगे मर जाएगा। उसने कोई क्राइम किया, ये काम न्यायालय का है, पुलिस का है कि वो उसका मामला चढ़ाए। आप इन्फॉर्म करिए कि एक गोली लगा हुआ व्यक्ति हमारे पास आया है जिसका इलाज कर रहे हैं, आप आए और मामला दर्ज कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। परमानंद कटारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे अधिकार ऐसा ये केस है स्पीडी ट्रायल, हुसैन आला खातून का केस, स्पीडी ट्रायल। कई बार ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों को अगर अपराध के लिए सजा होती तो ज्यादा साल भर सजा होती, 6 महीने सजा होती, लेकिन मुकदमा का विचारणा ही नहीं हो पाया, ट्रायल ही नहीं हो पाया। 5-5, 10-10 साल लोग जेल में जा रहे, बंद बने रहे। अगर ट्रायल हो जाता, सजा भी हो जाती तो कितनी होती, 1 साल। लेकिन स्पीडी ट्रायल, उन्होंने कहा लोगों को शीघ्र विचारण का अधिकार होना चाहिए, न्यायालय को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी उनकी पर्सनल लिबर्टी के क्या है भाई, उसको सजा होती तो कितनी होती, 1 साल की। लेकिन वो मुकदमा ही विचारणा नहीं हो पाया, न्यायालय जस्टिस ही नहीं कर पाया, तो रह रहा है कितना, 6 साल 10 साल। आप जैसे अंदाजा लगा लीजिए, अभी आ रहे हैं केस में विष्णु कुमार का केस, 20 साल में सजा होती, अगर उससे उस समय बलात्कार के लिए सजा होती तो कितनी होती, 10 साल। लेकिन 20 साल में मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ, इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट सेज क्लियरली। क्या जी? उसको सजा हुई थी ना, सजा नहीं हुई, ट्रायल चल रहा, उसको सजा हुआ और बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई, उसके बाद वो बरी हो गया। तो आपका ट्रायल, आपकी अपील ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सोचिए कोई आदमी निर्दोष है, 20 साल बाद निर्दोष साबित हो रहा है, काय की पर्सनल लिबर्टी, काय की लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल, शीघ्र विचारण का अधिकार। पर्यावरण, एमसी मेहता का केस, पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू सेटल, ऐसे जितने अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, मान लीजिए विदेश जाने का अधिकार, आप पे पासपोर्ट है, वीजा है, सरकार आपको बोल दे, क्योंकि 19 में कहा गया है कि भारत के अंदर, लेकिन अब्रॉड नहीं किया, भारत से बाहर जाना है, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल, 21। आप किसी को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से, मेरा मन है मैं दुबई जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, जापान जाऊं, कौन सा, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। पर्सनल लिबर्टी से किसी को बाधित नहीं कर सकते आप, बिना कानून की प्रक्रिया। अब आपसे 2 सवाल पूछता है, इंडिया में घूमने का अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 19 में दिया, और विदेश जाने का अधिकार कहाँ है,
पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आर्टिकल 21 में शामिल है। शिक्षा को अधिकार को लेकर के उन्नी कृष्णन का केस है। उन्नी कृष्णन, क्या नाम है? उन्नी कृष्णन का केस है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का ये मूल अधिकार है, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उनको बेसिक एजुकेशन मिल सके। और इस केस के बाद ही आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। किसको? 21A। 21 किया हमने और 21A को यहां क्या दिया है? शिक्षा का अधिकार। क्या है? और किस संशोधन से? 86 में संविधान संशोधन से। किससे? 86 में संविधान संशोधन से ये किया गया है कि राइट टू एजुकेशन को। और पहले था कहां ये? 45 कहां था? आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। कहां पे था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था। और यहां कहा गया, वहां लिखा था कि राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या करेगा? शिक्षा देने का प्रयास करेगा। बाद में उसको निकाल करके वहां से अब रह गया, वहां पे कितना? आर्टिकल 45 देखोगे तो वहां रह गया 6 वर्ष से नीचे। 6 वर्ष से नीचे। अब क्या कर दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को दे दिया। क्लियर होगी बात? समझ में आती है? आर्टिकल 19, 20, 21, 21A। दैट आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे संरक्षण? आर्टिकल 22 किससे संरक्षण देता है? 20 और 22 का कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आप याद रखना। कन्विक्शन, ठीक है ना, या हिंदी में याद रखो दो सिद्धि। तो दो बनता है डी से और गिरफ्तारी बनता है जी से। तो डी पहले आता है, जी बाद, ठीक है ना। तो 20 में दिया है दो सिद्धि से और गिरफ्तारी के लिए कहां दिया हुआ है? 22 में। कहां दिया हुआ है? 22 में। या ऐसा नहीं कर सकते हो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी कहां दिया है? 21 में। और पर्सनल लिबर्टी को खतरा किससे है? अवैध गिरफ्तारी से। तो वो कहां है? 22। उसके बाद ऐसे भी याद, कैसे भी याद कर लो, 19, 20, 21, 21A, 22। 22 में दिया हुआ है आपका गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या संरक्षण है? यहां भी क्या है? यहां भी 3 क्लॉज है, यहां भी 3 बातें हैं। पहली बात कहता है वो कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दरोगा जी गिरफ्तार करने आए, कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने आए, तो सबसे पहला अधिकार क्या है? हाउ यू अरेस्ट मी, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप, कहां बताइए। और दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार क्या है? किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा, यात्रा के समय को छोड़ करके। क्योंकि ये डिसाइड करना सही पकड़ा है कि गलत, ये डिसाइड करना किसका काम है? कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम, ठीक है ना। ये किसका काम है? न्यायालय का काम। तो ये 22 में दिया हुआ है गिरफ्तारी। और तीसरी बात कही गई है वहां कि अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। ये तो 22(1) में आपको क्या दिया हुआ है? ये 22(1) में आपको राइट्स दिए हुए हैं 3। कितने राइट दिए हुए हैं? 3 राइट दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन 22 के क्लॉज 2 में, 22 के क्लॉज 2 में every person who is arrested and denied in custody shall be brought before the nearest magistrate within the period of 24 hours, or such arrest as from the time necessary for the journey from the place of arrest of the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said person period without the authority of the magistrate. That means 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को यात्रा का समय छोड़ करके, है ना, और ये डिसाइड करने का काम है मजिस्ट्रेट का कि सही या गलत। लेकिन जो तीसरा है ये कह देता है कि दो लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं, कारण जानने का, पसंद के वकील से मिलने का और 24 घंटे के अंदर। क्लॉज 3 जो है
क्लॉज 1 और 2 में ये अधिकार दिया आपको कि आप ये पूछ सकते हो कि क्यों प्रदान कर रहे हो। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और तीसरा अधिकार क्या है, तीसरा राइट क्या है कि अपने पसंद के वकील से आप एडवाइस मिल सकते हैं। ये पहले और दूसरे में दिया है क्लॉज में, लेकिन तीसरे में कह दिया कि नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is enemy aligned। enemy aligned का मतलब क्या होता है, दुश्मन राष्ट्र। क्या कह दिया, किसमें लागू नहीं है, एनिमी अलाइन। अगर कोई शत्रु राष्ट्र का नागरिक है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। हमारा कोई शत्रु राष्ट्र है और उस पर ये तीनों अधिकार को कहे नहीं बताओ भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो ये लागू नहीं होगा। क्लियर होगी बात, तो उस पर ये बात लागू नहीं होगी। ठीक, एनिमी अलाइन, शत्रु राष्ट्र के नागरिक पर एनिमी अलाइन, इंग्लिश में वर्ड यूज है एनिमी अलाइन। क्या चीज, मतलब कोई शत्रु राष्ट्र है हमारा ऑफिशियल, पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं, ठीक है। अगर हम घोषित कर रखे कि एनिमी अलाइन है कोई, तो उसको घोषित करने के बाद उसको हम कह सकते हैं जैसे एनिमी अलाइन है, तो आतंकवादी संगठन है, ये किसी दुश्मन राष्ट्र के नागरिक नहीं है। हाँ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको ये अधिकार नहीं है राइट टू नो, 24 घंटे के अंदर पेश करो, अपने पसंद के वकील से मिलो, ये राइट एनिमी अलाइन को प्राप्त नहीं है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तब आप उसको नहीं बताएंगे, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड टू डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दूसरा जो है इसका एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अब आपको निवारक निरोध के तहत, जैसे दो तरह की घटनाएं होती हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, कोई घटना है, पुलिस कब सक्रिय होती है, पुलिस सक्रिय कब होती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है, लेकिन हमको ये मालूम पड़ जाए कि ऐसी घटना होने वाली है, तो क्या करें, इंतजार करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, तब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लागू होता है। प्रिवेंटिव मतलब रोक वाला, जैसे एक तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक बड़ी यूज होता है, प्रिवेंशन क्योर करने से क्या है अच्छा है। जैसे हमको मालूम है कोरोना हो सकता है, तो क्या करना है, टीका लगवाने। हमको मालूम है पोलियो हो सकता है, तो क्या कर लें, पोलियो का टीका ले लें। क्या इंतजार करें पोलियो होने का, क्योर तो होगा, उसका इलाज होगा। कोई अपराध करोगे तो अपराध की दो अवस्था है, पूर्व अवस्था और बाद की अवस्था। तो बाद में यूज होता है वो सामान्य कानून लागू होता है, जनरल लॉ लागू होता है। लेकिन अगर कोई अपराध होने की आशंका है, गंभीर अपराध होने की संभावना है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाए, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिवेंटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंटिव लॉ। और उसके तहत आपको डिटेन यानी कि पकड़ लिया जाए, तब फिर ये जो पहले और दूसरे क्लॉज में जो अधिकार थे उन पर लागू नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में आया। यानी कि जैसे वरुण गांधी जी ने पीलीभीत से एक नारा दिया एटा से कि हम हिंदू भाइयों पर उठने वाले कोई हाथ, उनको हम हाथों को काट देंगे। सरकार ने तुरंत क्या कर दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया और उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो
तो उनको ये राइट्स नहीं है, डेटा जेल में बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई ऐसी वारदात जिससे सांप्रदायिकता या कुछ ऐसा होने की संभावना, जैसे इस समय वर्तमान में कई ऐसे संगठन काम करते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? तो वो कहते हैं हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया तो नहीं, हो तो सकता है, तो सरकार उनको क्या कर लेती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कर। इनके बोलने में इनको करते हैं सभी बोल रहे हैं। अगर जैसे हमें कहते हैं सूत्रों से पता लगा है तो हम ऐसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सरकार के पास पावर है प्रिवेंटिव। आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसान आंदोलन के लिए बहुत सारे विपक्षी नेता जाते हैं, राष्ट्र में पुलिस क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। वो कहते हैं बताइए हमने अपराध क्या किया है, घूमने की आजादी है हमको, कहते कि नहीं? अब रोड पे आपसे घुस के चलेंगे, कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन हमें मालूम है, सरकार को अंदेशा है कि जाकर के भावनाओं को भड़का सकते हैं और कुछ मामला खराब लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो सकता है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2, 3, 4, 5 और 6 क्या हो सकता है इनके आधार पर आपके अधिकार को क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्ट किया सकता है कि आप पब्लिक ऑर्डर क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे, शांत होकर छोड़ देते हैं। जैसे अभी जो न्यूज़ आई थी जैसे ताजमहल से विस्फोट की, कहाँ पे? ताजमहल में विस्फोट करने की, तो वो भी इसी में आ जाएगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये आपके अधिकार मैंने पढ़ा दिया आपको 19, 20, 21, 21 है 22। अब देखिए 23 एंड 24 सवाल सिलेबस थोड़ा सा आगे करना है हमें आपकी क्लास के बाद, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा। 23 एंड 24 अगला राइट क्या है? राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा राइट कौन सा हमारा? और कौन से आर्टिकल है? 2 आर्टिकल 23 है आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 आपको कहता है दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार और बलात्श्रम, 3 वर्ड यूज करता है। क्या यूज करता है वर्ड? दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। There are 3 words are used in Article 23. 23 में 3 वर्ड हैं और कहता है trafficking human being and begar and other similar forms of form labor are prohibited and any contravention of this provision offense punishable in accordance with law. क्या कह रहा है कि भैया इन 3 चीजों को क्या किया जाता है? रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप देखिए हिस्ट्री पढ़ोगे, दास प्रथा क्या होती थी? मानव कोई भेड़ बकरी है, उसका क्या होता था? व्यापार होता था, उनको बेचा खरीदा, आपने खरीद लिया ये दास वस्तु, दूसरे ने ज्यादा दाम लिखा उन्होंने तीसरे को बेच दिया। ऐसा होता था सल्तनत काल में, तो बहुत था, है ना। मिडिवल इंडिया में देखोगे तो ये बहुत लार्ज स्केल पे था दासों, और दासों का अलग से एक वंश भी पढ़ते हो आप, पढ़ते कि नहीं? स्लेव डेंसिटी, दास वंश पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो? गुलाम वंश, तो वो क्या था? दासों का। लेकिन संविधान ने कहा कि भाई देखिए मानव दुर्व्यापार, मानवों की खरीद फरोख्त को क्या कहता है? रेस्ट्रिक्ट किया, और साथ ही इसके लिए क्या कर दिया? बेगार को और बलात्कार। बेगार का मतलब होता है विदाउट रेम्यूनरेशन, बिना पारिश्रमिक के किसी से काम कराना। जैसे आज कोई कह दे कि सर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा और आपको पढ़ाना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती है क्या? ये क्या हो गया? बेगार हो गई। मेरे लिए तो क्या है? बेकार है ना, बेगार हो गई, बिना पारिश्रमिक के किसी से काम करना। तीसरी स्थिति है फोर्स लेबर, बलात्श्रम। जैसे गांव में देखा होगा, चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा कल खेत में कटाई होनी है, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, बोला ठीक आ रहा हूं, क्या चुपचाप आ जाइए कल। मन नहीं उसका, भले ही आप पैसे दो, फिर भी आप उससे क्या करा रहे हो? बलात्कार, मतलब फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराए। तो आर्टिकल 23 इन 3 चीजों को, दुर्व्यापार,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है ना, दूसरा फोर्स लेबर को, और बेगार वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश में भी, बेगार। इन 3 चीजों को क्या करता है वो, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और इनका किसी भी रूप में प्रयोग क्या है, कानूनन अपराध, क्या है, कानूनन पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, क्लियर होगा 23 में। लेकिन मान लीजिए कभी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी से काम कराना हो, जैसे आप एनएसएस में करते हो, एनएसएस रही होगी, महाराज साहब ने कहते चलो भाई आज नाली सफाई का काम है, सब लोग करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, सीखो थोड़ा, क्या बोलते हैं हम लोग एनएसएस को, नेशनल सोशल सर्विस, सेवा योजना। तो ले सकती है कि नहीं सरकार, करा सकती है कि नहीं, करा सकती है। तो दूसरा वही बोल दिया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस के लिए सरकार आपसे कोई आपको कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है, ये कानून बना सकती है। भलाई 23(1) में लिखा है कि किसी से कोई बेगार या बलात्कार नहीं करना। ठीक है, 23 का समझ में आई बात, इतनी सी बात है 23 में। तो 3 वर्ड याद रखते हैं, दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात्कार, फोर्स। ठीक है, आर्टिकल 24 देखो, आर्टिकल 24 बहुत आसान है और ये कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। क्या है, अब आप समझ लीजिए, ये जनरल क्लॉज है। ये कैसा क्लॉज है, जनरल क्लॉज है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, और क्या है उस पर, ना तो उससे दुर्व्यापार होगा उसका, ना उसका जो है उससे बलात्कार होगा। और यहां ये स्पेसिफिक है, विशेष उपबंध है किसके लिए, बच्चों, ठीक है ना। तो क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बाल श्रम का निषेध एक तरह से, और उस पर बाल श्रम एक्ट भी बना हुआ है, कानून भी बना हुआ है कि बालकों से कारखानों इत्यादि में या उनकी सेहत पर फर्क डालने वाले माइंस, और वर्ड को यूज ईटीसी, खान, खान समझते हो ना, माइंस, जहां पर खनन का काम होता है, ठीक है ना, माइंस में, या ऐसे किसी भी काम में जो उनके स्वास्थ्य पर क्या डालता हो, प्रभाव डालता हो, खतरनाक प्रभाव डालता हो, जैसे चूड़ी फैक्ट्री, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री, डस्ट आदमी खा जाता है। तो बच्चे की सेहत पर फर्क डालने वाले ऐसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या कोई भी एम्प्लॉयमेंट का कार्य आप बच्चों से नहीं कराएंगे। सीधा सीधा क्या है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। बस याद क्या रखना है यहां पर, क्या रखना है यहां पे, बिलो 14 ईयर्स। बहुत सिंपल सवाल एक बार पूछ दिया। आर्टिकल 24 उन बच्चों के लिए नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है जिनकी आयु है 14 साल से कम, 16 साल से कम, 18 साल से कम, 12 साल से कम। सिंपल सा सवाल है, यानी कि एक ही बात याद रखनी है कि जिन बच्चों की आयु 14 साल से कम है उनसे कारखानों, फैक्ट्रीज, माइंस या ऐसे किसी कार्य में जिनसे उनकी सेहत पर फर्क पड़ता हो कोई कार्य नहीं। और बाल श्रम से तो 14 साल से बच्चों को बाल श्रम अधिनियम बना करके, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट बना करके इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि बालकों से किसी प्रकार का श्रम नहीं कर सकते, और करते हैं तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है ना, इन लोगों की बात। तो आर्टिकल 23 और 24 बहुत छोटा सा आर्टिकल था, बहुत छोटा सा अधिकार है, क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 सिंपल है जहां पर, 24 वहीं पर स्पेसिफिकली किसके है, इन लोगों की बात समझ आती है। आर्टिकल, अब देखिए अगला अधिकार, क्लास में लगता है टाइम ओवर हो गया आपका, और हम लोग थोड़ा सा देखिए, मेरी टाइम हो गया सर, फिर अगली क्लास होनी आपकी हिस्ट्री की, ठीक है, मैं विराम देता हूं और कल मेरी क्लास फिर से है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है ये कि आप सवालों को इकट्ठा कर लें, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करें, इकट्ठा कर लें, लिख लेंगे, ठीक है। और एक साथ सभी लोग, मैं आपको आधा घंटा किसी एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दूंगा जिसमें आप सब लोग क्या कर लें, लेकिन आप पढ़ लोगे ठीक से तो उसके बाद कोई सवाल आपका